हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी कि अनसॉल्व पेपर का सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में आपके सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 दोनों की बातें हो चुकी थी और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि इस सेट में जो क्वेश्चन बच रहे हैं जिसको हमने नहीं डिस्कस किया है उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए और अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन हम वही जो है छोड़ रहे हैं जो थ्योरी वाले हैं। जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं सबको जो है हम A to Z सॉल्व कर दे रहे हैं। बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है आपके बच जा रहे हैं, तो थ्योरी का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सेट नंबर 3 की बात करते हैं। सेट नंबर 3 का बहुविकल्पीय का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का मात्रक है। तो विद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है? एक फार्मूला तो हम ऐसे ही जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है या E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है V/D, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से आप देखें तो लिखा है जूल बटे कूलाम, ठीक है। जूल कूलाम वोल्ट मीटर और जूल बटे कूलाम बटे मीटर। यानी हम नॉर्मली जानते हैं B का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे वोल्ट नहीं दिया है, सिंगल रूप से वोल्ट नहीं दिया है। तो E का मात्रक क्या होता है? E इक्वल टू क्या होता है? F/Q। E इक्वल टू क्या होता है? F/Q। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? F का मात्रक न्यूटन, इसका कूलाम, ठीक है। अगर A में D से गुणा कर दें, न्यूटन बटे कूलाम और गुणे D का मात्रक हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर बटे कूलाम ऑप्शन में है कहीं? न्यूटन मीटर बटे कूलाम ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए, न्यूटन गुणे मीटर कार्य W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है F इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप E की वैल्यू रखें तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? F इंटू क्यू। तो V इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको? F/Q इंटू डी। और F इंटू डी क्या हो जाएगा? ये आपका W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मात्रक क्या हो गया? जूल और बटे कूलम। एक स्पेशल अनाउंसमेंट उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2024 में जेईई मेंस या नीट की एग्जाम देंगे, उनके लिए एक कंप्लीट बैच कोर्स फॉर क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आप टॉप एजुकेटर द्वारा फाउंडेशन एंड एनटीएससी एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी से। इसमें आपको जो एजुकेटर पढ़ाएंगे वो नीतीश कुमार है, जो आरएमओ स्कॉलर रह चुके हैं रैंक 1 में, साथ में आईएमओ और एनटीएससी और जेएसटीसी स्कॉलर रह चुके हैं, साथ में मृत्युंजय पांडे जो 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है और अनअकैडमिक टॉप एजुकेटर है, पूनम मैम है जिनको 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है, और दिव्यांशु सर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा। आप किसी भी कोर्स में इनरोल करते हो तो आप कोई भी क्लास देख सकते हो। आपको बहुत सारे एजुकेटर रहेंगे और आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हो। जैसे इनरोल पे क्लिक करोगे गेट सब्सक्रिप्शन पे, तो ऐसा कुछ आइकन खुल के आएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप यहां पर एक प्रोमो कोड शुभम @12 एंटर करोगे। आप जो भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये तो हो गया, थोड़ा सा दिमाग लेट कार्य करने की वजह से प्रोसेस लंबा, ठीक है। दिमाग ऑन द स्पॉट ना काम करने की वजह से थोड़ा सा प्रोसेस क्या हुआ? लंबा हुआ। अब अगर आप वैद्युत विभव की परिभाषा आपको याद हो तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? V इक्वल टू W/Q। ये तो वैद्युत विभव की परिभाषा ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली मिल गया हमको जूल बटे कूलाम। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। जैसा कि हमने बताया, अगर आप चीज़ों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझते हैं तो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप सही कर ले जाएंगे। देखिए ऑन द स्पॉट हमारे माइंड में ये परिभाषा इसकी नहीं याद आई, ठीक है। ये V इक्वल टू W/Q ये दिमाग में नहीं आया। क्या आया हमको? ये चीज़ आया। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो चीज़ें अगर आप सीखे रहेंगे एक से दूसरी चीज़ पे कैसे हमको जंप करना है, कैसे जाना है, कैसे कोरिलेट है,
तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, बहुविकल्पीय का, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हालांकि बहुविकल्पीय में 1 नंबर में क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, फार्मूला याद होगा तो खट से क्वेश्चन लगेगा, और नहीं याद होगा तो फिर तो समस्या होगी। चलिए देखिए, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी का स्वप्रेरकत्व एक कुंडली से 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है। कुंडली में संचित ऊर्जा, तो किसी भी कुंडली की संचित ऊर्जा का फार्मूला U इक्वल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दिया क्या है, R का मान दिया हुआ है 10 ओम, L का मान दिया हुआ है 10 हेनरी, और V का मान दिया हुआ है 50 वोल्ट। हमें सिर्फ मान चाहिए L और I का। L का मान तो दिया है लेकिन I का मान नहीं दिया है, तो I का मान हम ओम के नियम से निकाल लेंगे, ठीक है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई आर। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई आर, ये ओम का नियम कहता है। V का मान कितना दिया हुआ 50, R का मान कितना दिया हुआ है 10, आया कितना 5 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 5 एम्पियर। अब वैल्यू रख लीजिए, तो ये कितना हो गया 1/2 गुणे L की वैल्यू 10 गुणे I की जगह 5, यानी कि 5 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 25, 5 1 के 5, सॉरी 2 पंचे 10, ठीक है। तो 25 पंचे 125 जूल, 125 जूल ऑप्शन में है, हाँ पहला ही सही है 125 जूल, ठीक है। हाँ आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा तभी आप इसका आंसर जो है टिक कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने अर्धचालक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ही कर पाएंगे, अदरवाइज गलत आंसर आप लोग टिक करेंगे, हमें पता है। तो हम मौका देंगे, ठीक है, ऑप्शन बताने से पहले आप ही लोग से पूछेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है एक अर्धचालक डिवाइस, ठीक है, एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा एक प्रतिरोध के साथ संयोजित है। अर्धचालक डिवाइस जो है एक बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ संयोजित है। परिपथ में धारा प्राप्त होती है, और उस परिपथ में यानी जिसमें ये जुड़े हुए हैं उसमें धारा प्राप्त हो रही। यदि बैटरी की ध्रुवता यानी बैटरी को बदल दिया जाए, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया जाए, तो परिपथ में लगभग धारा शून्य हो जाती है। यानी कहने का मतलब एक अर्धचालक डिवाइस है ये हमारी, और इसके साथ में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। ये एक बैटरी से कनेक्टेड है ऐसे प्लस माइनस। तो जब ये इस कंडीशन में कनेक्टेड है तो हमें परिपथ में धारा मिल रही है आई, लेकिन जब इसको हम आपस में बदल देते हैं, माइनस से ऐसे कर देते हैं, ठीक, माइनस इधर प्लस इधर, तो हमको धारा नहीं मिलती है। तब हमें धारा इस परिपथ में नहीं मिलती, यानी धारा का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब सर्किट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो रही है। तो डिवाइस युक्ति हो सकती है। अब ये डिवाइस कौन सी डिवाइस हो सकती है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला पूछ रहा शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 या 4, कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्यों सही होगा, कारण भी लिखिए। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बस ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो भाई 30 सेकंड ही सही, क्योंकि 2 सेकंड में आप कितना टाइप करोगे, हाँ। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, कारण बहुत ही सॉलिड है, ठीक है।
चीज़ें जो है अगर आप अच्छे से समझे हैं तो ही इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए भाई आप लोग स्टॉप राइटिंग, अगर टाइप वाइप कर रहे हो तो टाइप करना बंद कर दीजिए। चलिए देखिए, इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो पी एन संधि डायोड होगा, पी एन संधि डायोड होगा, ठीक है। क्योंकि अगर शुद्ध अर्धचालक की बात है, ठीक है, तो चाहे इसको केवल शुद्ध अर्धचालक ही है, चाहे इसको प्लस को माइनस, इस मतलब बैटरी के ध्रुवता पे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसमें धारा मिल रही है तो बैटरी को हम उलट पलट देंगे तो भी हमें धारा मिलेगी। पी टाइप की अगर हम बात करें, इसमें भी सेम वही चीज़ है। पी टाइप में होते क्या हैं, कोटर होते हैं। ये हो गया हमारा पी टाइप, ठीक है। इसमें कोटर होते हैं, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, या इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। बात वही की वही। अगला एन टाइप की बात कर लें। एन टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, तो अगर इसको प्लस कर दें इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर यहीं इसको उल्टा कर दें, इसको माइनस इसको प्लस कर दें, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देंगे, यानी धारा की दिशा बदल जाएगी, लेकिन धारा हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ परिपथ में कह रहा धारा ही नहीं मिलती है, तो वो आपका पी एन संधि डायोड। आपको याद होगा जब हम पी एन संधि डायोड पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि अग्र अभिनत में डिप्लेशन लेयर काफ़ी ज़्यादा पतला होता है और धारा हमको आसानी से, लेकिन इसी को जब रिवर्स बेसिस में यानी पश्च अभिनत में जोड़ते हैं तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, और जब तक बाहर से कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करते हैं तब तक डिप्लेशन लेयर के कोवैलेंट बॉन्ड नहीं टूटते हैं और हमको परिपथ में धारा नहीं मिलती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय का, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। सूत्र लिख दो भाई, एक नंबर ले लो, नंबर की बारिश हो रही है। चलिए देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व का सूत्र यू इक्वल टू कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, जहां पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। ई नॉट क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक। और ये फार्मूला। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो हाई स्कूल वाले से पूछोगे ये वो भी बता देंगे, नहीं हाई स्कूल वाले नहीं बता पाएंगे, वो प्रकीर्णन बता देंगे, व्यतिकरण नहीं, व्यतिकरण उनके सिलेबस में नहीं है। तो व्यतिकरण जो है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी है। क्या होता है, जैसे मान लो प्रकाश, ये हमारा कोई पतला छिद्र है, इससे होकर अगर प्रकाश जो है ऐसे गुजर रहा है तो ये क्या होता है, सीधे ना जाके इसके किनारों पर आंशिक रूप से हल्का सा ऐसे मुड़ जाता है। आंशिक रूप से मुड़ने के प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स वाई तल में, चलिए भाई एक्स वाई तल बना लेते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली, इसमें 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ए की वैल्यू कितनी है, 0.2 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर कार्य करेगा, इसका क्षेत्रफल वेक्टर ठीक ऐसे बोर्ड के लंबवत ऊपर की ओर यानी जेड एक्सिस पर कार्य करेगा। किधर कार्य करेगा, जेड एक्सिस पर। तो इसका अगर इसको क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में लिखें, वेक्टर ए लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 0i प्लस 0j प्लस 0.2 के कैप, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा इसका, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो है इसके लंबवत ऐसे ऊपर बोर्ड की ओर कार्य करेगा यानी जेड एक्सिस पर। आगे देखते हैं, कुंडली से
वेक्टर v का मान दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4k कैप। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है, इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान का फार्मूला क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी डॉट ए या वी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए कॉस थीटा। थीटा का मान कैसे निकलेगा इसको ध्यान से देखो, आई और के। ठीक है, आई और के यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं ऐसे है। ठीक है, आई और के, तो सॉरी आई है ना, हाँ आई और के, तो ये आपका आई है, ये के है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बाहर की ओर, एक्स एक्सिस से ऐसे बाहर आ रही जेड की। तो चुंबकीय क्षेत्र और इसके क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कितना कोण बनेगा? 0, क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर भी बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र भी आपका बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। वैल्यू रख लीजिए सबकी। v की वैल्यू है 3i प्लस 4k इंटू ए की वैल्यू, सारे के सारे जीरो वालों छोड़ दो, सीधे सीधे वही लिख लो जो वैल्यू दिया है k, और कास 0 डिग्री। कास 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ आई है नहीं, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट देखो कितना है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें जे है नहीं तो जे का भी कोफिशिएंट 0, सिर्फ के है तो के डॉट के 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 0.2 कितना हो गया? 0.8 के, 0.8 के। ठीक है, वेबर बटे मीटर। ठीक है, या इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बी का मात्रक क्या दिया हुआ है? अगर आपको मात्रक नहीं याद है तब कंडीशन बता रहे हैं, टेस्ला दिया है। ए का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, टेस्ला गुणे मीटर स्क्वायर, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व दे दिया है, n इक्वल टू इलेक्ट्रॉन घनत्व n इक्वल टू दिया है 8.5 गुणे 10⁻28 मीटर पर क्यूब। ठीक है, यानी आगे है 20 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई इसका कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 10⁻−2 मीटर। आगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ए की वैल्यू कितना दिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर में बदलो तो 1 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अनुप्रस्थ प्रच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना। हमको निकालना आई का मान। और कुछ दिया हुआ है, तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बैटरी यानी V इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 वोल्ट, और गतिशीलता यानी कि जिसको अनुगमन वेग VD बोलते हैं वो कितना हुआ है? 4.5 गुणे 10⁻⁻6, 4.5 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकंड बटे वोल्ट सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आई बराबर फार्मूला क्या होता है? NEAVD, NEAVD। ठीक है, NEAVD। सब वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, सब वैल्यू लिखी हुई है। n के मान दिया हुआ, E का मान जानते हुए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, A का मान दिया ही है, VD का मान दिया ही है, वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कीजिए आंसर। ठीक है, सभी लोग कैलकुलेट करके अपने अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब कर लोगे ना इसके आगे? चलो
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक और न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक यानी अपवर्तनांक का सूत्र n की वैल्यू, ठीक है, किसके पदों में ज्ञात करना, विचलन कोण के पदों में। तो n इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 अपान साइन a बाई 2, ठीक है। तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि इसको हमने जो है टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन में करवाया था, जहां पे a क्या है, प्रिज्म का कोण है, और डेल्टा m क्या है, आपका विचलन कोण है, ठीक है। a जो है क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा m क्या है, विचलन कोण है, ठीक है। इसको हमने अच्छे से प्रूफ कराया था। मैं आपको बता दे रहा हूं लेक्चर कौन सा होगा, लेक्चर नंबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, कैसे पता लगाओगे, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे आप पता करोगे कौन सा लेक्चर है। एक लेक्चर में 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं, 20 क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से 10 या 11 लेक्चर आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ये आपका 14वां क्वेश्चन है, यानी लेक्चर नंबर 7 में होगा, 7 या बहुत ज़्यादा 8 में होगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 में ये क्वेश्चन है। आप लेक्चर नंबर 7 जो है देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रूफ कीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इसी के जस्ट बाद है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले दरों में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। वाह, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1.5 अपवर्तनांक वाला अवतल लेंस है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी 1/f। फार्मूला क्या होता, 1/f इक्वल टू, पतले लेंस के लिए हमने क्या बताया था, 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो यहां से 1/r1 - 1/r2 का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लिए, 1/r1 - 1/r2 का, ठीक, सिंपल आ गया। नेक्स्ट, फिर 1.6 अपवर्तनांक की बात करो, तो उसके लिए 1/f इक्वल टू, फिर फार्मूला लगाओ n-1, इस बार n की जगह 1.6 रखोगे इंटू 1/r1 - 1/r2 का मान आपने पहले से निकाल रखा है। तो यहां से आपका f का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा, दिया है, अब पहले अपवर्तनांक दिया हुआ है, कुछ दिया है माध्यम वगैरह, ऐसा ही अपवर्तनांक दे दिया है, ऐसे मतलब एयर मान लो 1.5, इसमें फोकस दूरी f का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 - 1/r2। वैल्यू n की जगह 1.5 माइनस 1, 0.5 हो जाएगा। 0.5 से इधर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो 1/, वैल्यू आ गई कितनी, 1/10। चलिए इसको बना लो समीकरण नंबर 1। अगला है इसी में, अब अपवर्तनांक दरों की यानी n वाटर इक्वल टू दिया 1.6, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बदलने वाली है नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि ये जो है क्या है, अवतल लेंस की वो त्रिज्या। ठीक है, अवतल लेंस की जो है वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या जो है बदलेगी नहीं, वही रहेगी। रखिए वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए।
1/f इक्वल टू 0.6 भाई n की जगह 1.6 रखोगे, उसमें से एक घटा लोगे, कितना आ जाएगा 10.6। 1/r1 माइनस 1/r2 इसकी जगह 1/10। 1/f इक्वल टू कितना हो गया 0.6/10। तो दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 1/f इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू 100/6 भाग दे लो, 16 छक्का 96 और 4 बचा 16, 6 चौक 36, 6 6। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई। ठीक है, फोकस दूरी घट गई। और प्रकृति की बात बोल रहा तो अवतल लेंस ही होगा। क्यों अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करें तो वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो इसकी वैल्यू भी जो है नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा तो ये भी जो है आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या होगी, अवतल लेंस होगी। और फोकस दूरी क्या हो रही, घट जा रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी धातु की पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में दर्शाइए। तो यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को पूरा एक्सप्लेन करना है कि जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव में किसी आपतित प्रकाश की हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वही हमें ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल सा पहली बात सुनिए, किसी भी धातु की सतह पे उच्च आवृत्ति का जब प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और आवश्यक आवृत्ति का मान अगर एक न्यूनतम हो, ठीक है, आवृत्ति का मान एक निश्चित मान तक होता है, तभी जो है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, या उससे कम हो जाता है तो फिर नहीं होता है। और आवृत्ति अगर हम बढ़ाते जाएं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद इलेक्ट्रॉन, चाहे आवृत्ति कितना भी आप बढ़ा लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के अंदर होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ चुके होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ऐसे। आगे देखिए, देहली आवृत्ति की परिभाषा भी पूछा है, तो देहली आवृत्ति की परिभाषा आप लिख दीजिए कि देहली आवृत्ति होती क्या है, सबको पता है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए। सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के नाभिक संलयन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नाभिकीय संलयन का प्रोसेस लिखना है। ठीक है, किसका, नाभिकीय संलयन। और उसमें आपको याद होगा हमने एक आपको साइकिल बताई थी, ठीक है, वही आपको लिखनी है। नाभिकीय संलयन में 2 प्रकार से होते हैं, एक कार्बन साइकिल है, एक प्रोटॉन साइकिल है। ठीक है, तो कोई भी साइकिल, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है, तो आप प्रोटॉन साइकिल यूज कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामन श्रेणी की प्रथम रेखा। हो जाएगा, नहीं ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर बताना, हम करवा देंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामन श्रेणी की प्रथम रेखाओं के तरंगदैर्घ्य के व्यंजक रिडबर्ग नियतांक के पदों में निकालिए। यहाँ मदों लिखा लेकिन वो पदों है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। लाइमन तथा बामन श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लाइमन और बामन श्रेणी आपको निकालनी है। तो लाइमन श्रेणी का क्या फार्मूला होता है आप लिखिए उसको, और बामन श्रेणी का क्या फार्मूला होता है। और n बराबर 2 रखिए लाइमन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए, और अधिकतम के लिए n बराबर इनफाइनाइट रखिए। ठीक है, तो n बराबर इनफाइनाइट पर इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, और n बराबर 2 पे इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, दोनों निकाल लीजिए। और दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ठीक इसी तरीके से आप बामन श्रेणी का भी निकाल लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है,
इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले संचित ऊर्जा निकाल लो, हाफ सी बी स्क्वायर, संचित ऊर्जा निकाल लो ये U1, ठीक। अब देखो प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दो, ठीक है, तो C बराबर क्या फार्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो D की वैल्यू आधी कर दे रहे हो, ठीक है, इसकी वैल्यू आधी कर दोगे तो धारिता 2 गुना बढ़ जाएगी। कैसे 2 गुना बढ़ जाएगी, देखिए C डैश मान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बाई 2, और D चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए C डैश इक्वल टू 2 चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट A और बाई डी, ये क्या चीज है C, तो C डैश बराबर 2C, यानी जो नई धारिता होगी वो पहले वाली धारिता की 2 गुना होगी, तो धारिता 2 गुना बढ़ जाएगी। जब धारिता 2 गुना बढ़ जाएगी तो हाफ सी बी स्क्वायर से इसकी संचित ऊर्जा भी 2 गुना बढ़ जाएगी, संचित ऊर्जा भी क्या हो जाएगी 2 गुना बढ़ जाएगी। और प्लेटों के बीच नया विभवांतर भी आपसे पूछ रहा है, तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई परेशानी अगर इसमें आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय लिखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर। हमने बताया था ना कि गॉस की प्रमेय के 2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, एक अनंत लंबाई की आवेशित रेखीय चालक तार हो और या एक समतल चादर हो। यही 2 आप अनुप्रयोग अच्छे से तैयार रखिए, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा। अगला है, एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलम आवेश स्थित है, खोखला गोला भी, ठीक है, तो उसके वक्र पृष्ठ से 5 वोल्ट वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो भाई वैद्युत फ्लक्स 5 बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, आवेश वही है तो वैद्युत फ्लक्स भी वही होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है, करवाया गया है आपको। अगला क्वेश्चन है LCR व्यतिकरण, ठीक है। हाँ ये देखो लास्ट वाला, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख तथा इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। हमने कहा था ना कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगकारी और पूर्ण तरंगकारी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट आपके जिनर डायोड और एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर थे, लेकिन इस बार सिलेबस में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मोस्टली आपको कंफर्म है कि पीएन संधि डायोड आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ सेट नंबर 3 के। अब इस सेट नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन आपके बच गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अगर कहीं पर कोई समस्या आए तो पूछ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।